बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के टॉपिक के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से ऑसिलेशंस की या मूवमेंट की। इसमें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द आइगन वैल्यू इक्वेशंस। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे कि ऑसिलेशंस हैं क्या, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑसिलेशंस के रिजल्ट में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्टेट है वो क्या पॉसिबल है, क्या इक्विलिब्रियम में रहेगी या, और इक्विलिब्रियम की किस टाइप में उसकी जो स्टेट है वो रहेगी। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स, जिस तरह हम पहले स्टडी कर चुके हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम्स क्या होते हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ क्या होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है, या पोटेंशियल एनर्जी की जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ पोजीशन पे होती है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनके लिए हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल Q1 to Qn, एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व द टाइम एक्सप्लिसिटली। अगर इनमें टाइम एक्सप्लिसिटली जो इसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट है, या टाइम की इनकी जो टाइम पे डिपेंडेंस है वो एक्सप्लिसिटली नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, तो फिर जो टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं आसानी से। जब हम ये करेंगे, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन जनरलाइज्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम वैनिशेस। यानी सिस्टम हमारे इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर जनरलाइज्ड फोर्सेस क्या होंगी, वो ज़ीरो होंगी। जिस तरह हम पहले पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही हो तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी इन रिजल्ट ऑफ नॉन ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्सेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और अगर हम जनरलाइज्ड फोर्सेस उसमें वैनिश कर देते हैं, यानी आपके पास जनरलाइज्ड फोर्सेस QY इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी हैज एन एक्सट्रीमम एट द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम्स। यानी आप उससे एक एक्सट्रीमम एट द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, यानी आप ले लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो उसकी वैल्यू होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो आप उसकी मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ सिस्टम, उसके पास वो वैल्यूज हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स उनके लिए क्या होंगे, Q01, Q02 एंड सो ऑन Q0n। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम की, उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आएंगे, और ये यहाँ पे इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए या सिस्टम की इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो उसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू होगी हमारे पास, और हम उससे क्या लेते हैं, रेफरेंस लेवल लेते हैं, इक्विलिब्रियम वैल्यू ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सिस्टम जो है, इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, देन विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटीज एंड द सिस्टम विल कंटिन्यू इन इक्विलिब्रियम इनडेफिनेटली। यानी अगर ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटीज हैं तो हमारा सिस्टम क्या है, वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। इनिशियली अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो फिर हम विद ज़ीरो वेलोसिटीज हैं तो फिर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि हम ये करते हैं कि एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज क्लासिफाइड एज स्टेबल, यानी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल होगी अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स ओनली इन स्मॉल बाउंडेड मोशन अबाउट द रेस्ट पोजीशन, या अबाउट द इनिशियल पोजीशन, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई हमारे पास बॉडी जो है इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है और उस पर हम उससे डिस्टर्ब करते हैं उसकी पोजीशन से, तो जो डिस्टर्बेंस अगर इस तरह की है कि वो बॉडी बाउंड रहती है अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन,
यानी फॉर एग्जांपल उसकी एनर्जी ई नॉट है, ई नॉट से हम उसकी एनर्जी कर देते हैं ई डेल्टा ई इंक्रीज कर देते हैं उसके राइट या लेफ्ट, लेकिन इस इंक्रीज एनर्जी होने की वजह से यूँ ही आप उसे वहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस हमारा रेस्ट पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो इस तरह इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ई नॉट प्लस डी ई लेफ्ट पे और ई नॉट प्लस डी ई राइट पे, इन दो पोजीशन के दरमियान ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंड रहता है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो मोशन है वो बाउंड रहती है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, उसे हम डिस्टर्ब करेंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है ई नॉट है, और जहाँ पे उसके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने किया है Q01, Q02 एंड सो ऑन Q0n, तो उससे अब दाएं या बाएं उसे हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रहेगा तो जो उसका इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ ज़हन में ये नहीं करना कि हम उससे जो मूव कर रहे हैं तो वो जो मूवमेंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो नहीं। जो इस पोजीशन पे रेस्ट पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो जो रेस्ट पे है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इज अनस्टेबल इफ एन इन्फिनिटेसिमल डिस्टर्बेंस, यानी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम पे है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा अगर हम उससे मामूली सी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। इन्फिनिटेसिमल डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्बेंस वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, ना है नॉन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं है, लेकिन वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, इवेंचुअली प्रोड्यूस अनबाउंडेड मोशन। यानी वो इन्फिनिटेसिमल डिस्टर्बेंस भी अनबाउंडेड मोशन जो है वो क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेकंड फिगर है अनस्टेबल के लिए, यहाँ आपके पास एनर्जी जो उसके पास ये मैक्सिमम एनर्जी है ई नॉट पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर दें, एक्स एक्सिस पे आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, इसके दाएं या बाएं जो ही इसे मूव कराएंगे मामूली सी जो वेरिएशन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में, क्यू नॉट फॉर एग्जांपल Q01 है यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो Q01 में लेफ्ट और राइट जो ही उससे डिस्टर्ब करेंगे, यानी Q01 प्लस समथिंग करेंगे या Q01 माइनस समथिंग करेंगे अलॉन्ग जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो हमारा सिस्टम जो है वापस जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा, यानी वापस वो Q01 पे नहीं जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है, ऐसी जो इक्विलिब्रियम था उस ऑब्जेक्ट का वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। याद रखें ये मोशन से पहले है इक्विलिब्रियम, जो ही आपने डिस्टर्बेंस पैदा किए तो उसका इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से पहले वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ये ऊपर वाली फिगर में देखें, हम इसे यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं लेफ्ट और राइट, तो थोड़ी देर के बाद वापस उसी पोजीशन पे आके रेस्ट में आ जाता है, यानी उसका जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। For this condition, for stable condition, it can be readily seen that the when extremum of V is at minimum, यहाँ पे देखें कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम से आप उसे इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है। अनस्टेबल में क्या है कि आपके पास एनर्जी क्या है, पहले ही मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम पे उसकी एनर्जी जो इसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की नेचर है वो ग्राउंड स्टेट लेवल पे रहना चाहता है। तो ग्राउंड स्टेट लेवल पे रहने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज होगी, वो वापस इस लेवल पे नहीं जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा। नाउ कंसिडर द मोशन इन द नेबरहुड ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के नेबरहुड में लेफ्ट या राइट में मोशन को स्टडी करते हैं। अब ये दोबारा मैं फिगर की तरफ जा रहा हूँ, यानी ये आपके पास स्टेबल है, इसके लेफ्ट या राइट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्विलिब्रियम पे था, यहाँ पे आपकी उसकी एनर्जी जो है सिस्टम की ई नॉट है, मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम आपकी हाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल Q01 है, तो इसके राइट क्या हो जाएगा, Q01 प्लस समथिंग, और लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, Q01 माइनस समथिंग, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो इसके अराउंड हम अगर इसकी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, सिंस द डिपार्चर्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम आर टू स्मॉल, यानी वेरी वेरी स्मॉल है,
ऑल फंक्शंस मे बी एक्सपेंडेड इन टेलर सीरीज, यानी स्मॉल वेरिएशंस की वजह से, स्मॉल वेरिएशंस यानी स्मॉल अप्रोचिंग टू जीरो, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो इस स्मॉल वेरिएशन के लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं अराउंड द अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी और रिटेनिंग द ओनली द लोएस्ट ऑर्डर टर्म्स, ये लोएस्ट ऑर्डर टर्म्स लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो जो जो इनका ऑर्डर इंक्रीज करता जाएगा तो वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी, तो हम हायर टर्म्स जो उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं. नाउ द डेविएशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम विल बी डिनोटेड बाय एन आई. तो ये डेविएशन हम बता रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि क्यू नॉट आई जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, हम उसे राइट साइड पे जो ही मूव कराएंगे तो प्लस समथिंग उसमें ऐड अप हो जाएगा, और वो जो प्लस समथिंग उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट में इंक्रीज आ रही है, वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमारे पास ईटा आई है, ये आई कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमारे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आई हो जाएगा. मैं दोबारा फिगर की तरफ जा रहा हूँ, यानी इस पोजीशन पे आपका क्यू आई है, इससे जो ही राइट होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू आई प्लस ईटा आई, क्यू नॉट आई, सॉरी यहाँ पे क्यू नॉट आई है ना इक्विलिब्रियम पे, तो राइट जो होंगे तो क्यू नॉट आई प्लस ईटा आई, तो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू नॉट आई या क्यू डॉट आई या क्यू जीरो आई प्लस एन आई. सो दीज मे बी टेकन एज द न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मोशन. ये अब जब कब मूव जाइए, ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट की तरफ उससे हमने मूव करे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स नए बन गए, और हमारे पास क्या है, क्यू आई. नाउ एक्सपेंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी अबाउट क्यू नॉट आई, हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं. सॉरी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन क्या होगा, V at Q1 Q2 to Q1, यानी potential energy at these new generalized coordinates, this potential energy will be equal to potential energy at equilibrium, यानी potential energy at Q01 and so on Q0 n, यानी at equilibrium potential energy क्या है, प्लस potential energy due to change in generalized coordinate. तो हमने उसके लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ किए, तो वो क्या आ जाएगा पास, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आ रही है ड्यू टू चेंज इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, पार्शियल वी और पार्शियल क्यू आई अबाउट जीरो एट इक्विलिब्रियम इनटू एन आई. एन आई जो है ये हमारे पास जो है उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो चेंज है उसके लिए फंक्शन यूज़ हो रहा है, उसमें ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो इंक्रीज है उसके लिए यूज़ हो रहा है एन आई. तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्लस 1/2 सेकेंड ऑर्डर के हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल क्यू जे अबाउट जीरो एन आई एन जे एंड प्लस सो ऑन. तो ये आई के लिए, फिर आपके पास आई और जे के लिए एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास आ गया जो पोटेंशियल एनर्जी अबाउट क्यू आई. नाउ द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज, आपके पास जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ रही है, ये वाली फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन. हमें पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, जीरो पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ये इक्विलिब्रियम पे है. एंड बाय शिफ्टिंग द आर्बिट्रेरी रिजर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू कोइंसाइड्स विद द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, दिस टर्म मे बी मेड टू वैनिश. अब यहाँ पे देखें, ये तो आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप इक्विलिब्रियम को इस पॉइंट पे ले जाते हैं एन आई पे, आपको पता है ना जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है आपके पास, ये रिलेटिव चीज़ है, रिलेटिव मेजरमेंट है कि आपका रेफरेंस पॉइंट आप कहाँ पे ले रहे हैं. अगर आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम यहाँ पे ले जाते हैं क्यू नॉट आई प्लस एन आई, यहाँ पे ले जाते हैं, तो फिर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो ये टर्म फिर क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी हमारे पास. सो द टर्म लीनियर in ni eta I, sorry, term linear in eta I also vanishes automatically in consequences of the equilibrium conditions. क्योंकि जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम वहाँ पे ले रहे हैं, तो जब कोइंसाइड हो रहे हैं आपके ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ, देन ये फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास जो
ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वी देयरफॉर लेफ्ट विद द क्वाड्रेटिक टर्म एज द फर्स्ट टर्म ऑफ वी। तो हमारे पास फिर सिर्फ क्या रह जाएगी, ये क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास रह जाएगी जो सेकेंड टर्म है, हाफ पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल क्यू। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट में टर्म है पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल क्यू वाई, पार्शियल क्यू है अबाउट ज़ीरो। इससे अगर हम शो कर देते हैं वी आई जे से, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हाफ ये पूरी टर्म क्या हमारे पास वी आई जे एन आई ईटा जे, वेयर द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव हैज़ बिन डेजिग्नेटेड बाई वी आई जे डिपेंडिंग ओनली अपॉन द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ क्यू आईज, यानी जो सिर्फ क्यू आईज पे डिपेंड कर रही है, यानी इसमें जो वेरिएशन आ रही है क्यू आईज की वजह से, यानी क्यू आई और क्यू जे की वजह से। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस देयर डेफिनेशन दैट वी आई जेज आर सिमेट्रिकल, यानी वी आई जेज क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। हमें पता है जो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, यानी वी आई जे या वी आई जे, वी आई जे या वी जे आई दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, यानी इसमें डिफरेंस इसमें किसी चीज़ का नहीं है, जस्ट क्या है वी आई जे करें या वी जे आई, पोटेंशियल एनर्जी एट आई विद रिस्पेक्ट टू जे या एट जे विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, सेम सिमेट्रिकल रहेगा। दस द पोटेंशियल कैन सिंपली बी इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट, यानी किसी एक कोऑर्डिनेट पे वो डिपेंड नहीं कर रही, जस्ट उनकी रिलेटिव पोजीशन पे कर रही है, सो दैट इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, सो वी स्पीक ऑफ सच केसेस एज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी जब आपके जो पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रही, सो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंस है वो किसी एक कोऑर्डिनेट के साथ अटैच नहीं है, वी आई जे इज इक्वल टू वी जे आई है। तो ऐसा सिस्टम कि मूवमेंट के बाद या मूवमेंट से पहले जो उसकी पोजीशन है वह कोऑर्डिनेट्स में कोई उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट नहीं रहती। आपने देखा था ना फिगर में, यहाँ पे आपके पास जो इन दोनों फिगर्स में ये पोटेंशियल एनर्जी वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट्स है। यहाँ देखिए ना आप इक्विलिब्रियम से लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, यहाँ पे लेफ्ट या राइट स्टेबल के लिए भी चेंज हो रही है और अनस्टेबल के लिए भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती, यानी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर हर कोऑर्डिनेट के लिए आई जे के लिए जे आई के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है। जब एनर्जी की वैल्यू सेम रह रही है तो फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, यानी नए कोऑर्डिनेट की पोजीशन पे भी उसकी एनर्जी वही रहेगी, एनर्जी में चेंज नहीं आएगी, इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नाउ फॉर द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी आई यानी आई कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ले रहे हैं तो फिर हम समेशन लेंगे, समेशन ओवर आई। यहाँ पे हमारे पास हाफ एम वी आई जो वेलोसिटी का रिलेशन है, यहाँ पहले कर चुके हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में से वहाँ से देख लीजिएगा 1.71, ये वहाँ से रिलेशन मैंने लिया, उसी चैप्टर का मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पे किया हुआ है गोल्डस्टाइन की बुक में, इक्वेशन नंबर 1.71। तो ये जनरलाइज वेलोसिटी का हमने रिलेशन यहाँ पे पुट किया है। जनरलाइज वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो बेसिकली ये है,
मैं आप नहीं किसा मैं नहीं बिना खाना मैं बड़े फौज का सफर लड़का मैं बस रहा कर किसा मैं आप रहा कर किसा यहाँ पे देखें हमने जनरलाइज वेलोसिटी का रिलेशन वहाँ से पुट किया है। जनरलाइज वेलोसिटी में देखिए जनरलाइज वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जो पोजीशन वेक्टर में या पोजीशन में आपके पास चेंज विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एंड देन चेंज इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास जो पोजीशन है उसे अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास पोजीशन क्या होगी, पोजीशन की डिपेंडेंस किस पे होती है, क्यू पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे और टाइम पे। तो पोजीशन की डिपेंडेंस जो क्यू पे है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है और फिर कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्यों क्या एक्सप्लिसिटली भी टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, तो पार्शियल आर आई और पार्शियल टी। तो बहरहाल ये जनरलाइज वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे पुट किया, इस स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास 3 टर्म्स टोटल आ जाएंगी। तो टी इज इक्वल टू एम नॉट, यहाँ पे एम नॉट जो है ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से वो क्या हमारी आएगी समेशन, ये मैंने राइट साइड पे लिख दी है, यहाँ सिर्फ एम नॉट एम जे और एम जे के मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया और ये राइट साइड पे लिखी हुई है कि ये बेसिकली क्या आ रहा है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.71 रिलेशन है वहाँ से। ये जनरलाइज ये काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। नाउ सिंस द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डू नॉट इन्वॉल्व द टाइम एक्सप्लिसिटली, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्ट टाइम पे डिपेंडेंस नहीं है, सो द काइनेटिक एनर्जी इज अ होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम आई जे, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन किस पे आ जाएगा, जो डिपेंडेंस है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई जे क्यू आई डॉट, ये हमारे पास ये क्यू जे डॉट ले लें या क्यू के डॉट, अब सबस्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसकी बेसिकली तो जिसके अलावा आप जिस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आप ले रहे हैं उससे आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, ये जनरल सिंबल्स हैं, तो क्यू आई डॉट एंड क्यू जे डॉट। अब क्यू आई डॉट और क्यू जे डॉट जो है ये बेसिकली अगर आप इक्वेशन 6.2 देखें ये इक्वेशन, अब अगर दोनों साइड्स को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्यू आई डॉट और राइट साइड पे क्यू नॉट आई जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू इक्विलिब्रियम पे है, तो इसमें चेंज विद इसकी जो टाइम पे डिपेंडेंस है वो नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू आई डॉट विल बी इक्वल टू ईटा आई डॉट। दोबारा सुन लें, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू है तो टाइम डिपेंडेंस नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से टाइम डेरिवेटिव 0 होगा, तो क्यू आई डॉट विल बी इक्वल टू ईटा आई डॉट या क्यू जे डॉट इज इक्वल टू ईटा जे डॉट। तो यही वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं, क्यू आई डॉट की जगह ईटा आई डॉट और क्यू जे डॉट की जगह ईटा जे डॉट, यानी इक्वेशन नंबर 6.2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारे पास जो मैथ्स के लिए आपके पास है फंक्शन हमारे पास डोनेटिंग द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ एम आई जे, जो फंक्शन हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि मैथ्स कांस्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम, इससे हम अगर इसे हम डिनोट करें टी आई जे से एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी एम आई जे बेसिकली मैथ्स क्या होती है एनर्जी या आपके एनर्जी के मेजरमेंट से, तो अगर इसे हम टी आई जे से यहाँ पे शो कर दें देन आपके पास हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ टी आई जे ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म वैल्यू आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, V इज इक्वल टू हाफ वी आई जे ईटा आई ईटा जे। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फ्रॉम 6.4 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फ्रॉम 6.6 ये हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ जाएगा
लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास होता है ना, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो टी और वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैग्रेंजियन फंक्शन। यहाँ पे अगर देखें आप, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ये बेसिकली मूवमेंट है। आप ईटा आई के लिए लें या ईटा जे के लिए लें, अगर मूवमेंट को सेम ले लेते हैं अलॉन्ग कोऑर्डिनेट्स, आई कोऑर्डिनेट्स या फिर जे कोऑर्डिनेट पे, ये नहीं मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर सेम हम ले लेते हैं तो हम यहाँ ईटा आई डॉट ईटा जे को भी अगर आप आई इक्वल ले लें, यानी अगर हम ले लेते हैं ईटा जे डॉट इज इक्वल टू ईटा आई डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा ईटा आई डॉट स्क्वायर। तो हमारे पास फिर लैग्रेंजियन फंक्शन क्या हो जाएगा, हाफ टी आई ईटा आई डॉट स्क्वायर माइनस वी आई जे ईटा आई ईटा जे। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम नहीं ले रहे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ईटा आई और ईटा जे उनके अकॉर्डिंग है, तो उसको हम सेम नहीं ले रहे। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए हम ले रहे हैं तो इसके लिए हम ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी टर्म कैन बी इजीली रिटर्न सो एज टू हैव नो क्रॉस टर्म्स, ताकि वो क्रॉस टर्म्स ना रहे, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अब ये लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हम लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू टी आई जे ईटा जे डॉट प्लस बीटा आई जे ईटा आई इज इक्वल टू जीरो, ईटा जे इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है द आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन में हमने यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जो हम लास्ट टाइम में फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें ईटा का आपके पास डबल डेरिवेटिव है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हम ये भी कर चुके हैं कि ईटा या ईटा ये जो है स्मॉल ऑसिलेशंस हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। सो दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम नियर द इक्विलिब्रियम। These equations are same as for one dimensional harmonic oscillator. So for eta I as an oscillatory solution, हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, eta इज इक्वल टू सी ए आई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पे हमारे पास सी ए आई जो कोफिशिएंट है, ये कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का फॉर ईच कोऑर्डिनेट ईटा आई। अब यहाँ पे इस को यूज करते हुए इस इक्वेशन ऑफ मोशन 6.10 में अगर पुट करें इस ईटा आई को, तो इसका ईटा आई का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, फिर ईटा आई यहाँ पे हम अगर पुट कर दें और हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगा। इसमें यहाँ पे कॉमन वी आई जे ए जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे ए जे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आउट ओमेगा टी, और वो क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन को शो कर रहा है तो वो हमारा जीरो नॉन जीरो होगा। ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो नॉन जीरो होगा, तो ये जो है टर्म ये जीरो होगी। तो इक्वेशन 6.12 जो है प्रोवाइड्स एन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। ये हमारे पास एन होमोजीनियस इक्वेशंस हमें प्रोवाइड करती है फॉर ईच ए आईज, यानी ए जे जो है, जे की वैल्यू क्या 1 से n तक है, n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन will exist only when determinant of these coefficients is equal to 0। आपके पास जो एज है ना, हमारे पास एज का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे। तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए वो डिटर्मिनेंट जो है कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, वो अगर जीरो होगा तो फिर मेरे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आएगा। ये नहीं, ये आपके पास हमारा वी आई जे यानी ये आई इज इक्वल टू 1 to n, जे इज आल्सो इक्वल टू 1 to n, तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा सो ऑन I1 to n J1 to n, तो हमारे पास ये जो है n कॉलम्स होंगे और n रोज होंगे, ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ nth डिग्रीज ऑफ ओमेगा अल्फा स्क्वायर। ये हमारे पास ओमेगास आ रहे हैं, अल्फा ओमेगा स्क्वायर वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 to n। अब द रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसकी जब हम रूट्स फाइंड करेंगे, दोज रूट्स विल प्रोवाइड द फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये रूट्स हमें यहाँ से हम इस डिटर्मिनेंट से लेंगे, रूट्स जो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ ओमेगा अल्फा स्क्वायर इक्वेशन 6.12 may be solved for the amplitudes of coefficient a's। यानी इक्वेशन 6.12 को हम सॉल्व कर सकते हैं उन डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज के लिए, और हम
सॉल्व करके हम एज की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, एम्पलीट्यूड एज की। नाउ इक्वेशन 6.12 रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर इसी को हम थोड़ा सा, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा जनरलाइज कर लें, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टर्म दो अपोजिट साइड पे हम रखते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू लैम्डा टी ए, जहाँ पे हमारे पास वी जो है वो इज इक्वल टू वी आई जे है, और टी जो है वो टी आई जे है, और ए जो है वो ए जे के इक्वल है, और लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि वी जो है हमारा एम्पलीट्यूड ऑपरेटर से ऑपरेट हो रहा है एम्पलीट्यूड फंक्शन पे, तो हमें मिल क्या रहा है यहाँ पे लैम्डा टी ए। सो दिस इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इक्वेशन को, v acting on eigenvector a produces a multiple of the result of t acting on a, और यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा। द आइगन वैल्यू इज लैम्डा फॉर विच इक्वेशन 6.14 all real in concern of the symmetric and reality properties of t and v and must be positive. Now omega alpha squares must be positive and real. Assume that all omega alpha are known, must now determine the amplitude aj। यानी जिस तरह मैंने पहले बताया, जब ओमेगा फाइंड कर लेंगे, जब ओमेगा यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, जहाँ से इनकी इसकी डिटर्मिनेंट्स की रूट से जब ओमेगा फाइंड हो जाएगा, फिर हम तमाम एम्पलीट्यूड ए की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 6.12 यूज़ करते हुए हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले हमने ओमेगास फाइंड करना है, फिर ओमेगा के बाद हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, देन हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मीन्स टू नो व्हाट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर मूविंग। यानी जब एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एम्पलीट्यूड बेसिकली किस चीज़ का है, जो सिस्टम मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट का एम्पलीट्यूड है, एंड बाय हाउ मच आर दे मूविंग इन द ऑसिलेशन मोड अल्फा। एम्पलीट्यूड ही हमें बताएगा कि सिस्टम कैसे मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है। नेक्स्ट, पैटर्न्स ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मूव साइनोसॉइडली विद सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी हर एक के लिए, हर मूवमेंट के लिए, एंड विद फिक्स्ड फेज रिलेशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। Here to determine the amplitude of the perturbation along generalized coordinates q, y and mode alpha, use equation of motion। यानी एम्पलीट्यूड हम परटर्बेशन का, यानी जो आपकी डिटर्मिनेंट्स है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड, उसके लिए अलॉन्ग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, उसको हम इक्वेशन ऑफ फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन वही है जो 6.12 हमारे पास है। एंड फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा, इन किसी वैल्यू इंडिविजुअल अल्फा के लिए हम फाइंड करेंगे, फिक्स्ड अल्फा के लिए फाइंड करेंगे। नाउ फॉर नॉन ओमेगा अल्फा देयर आर n इक्वेशंस इन द एम्पलीट्यूड वेक्टर। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई। आइगन वैल्यू इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड मोशन है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।